नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास का हमारा चैप्टर जो चल रहा है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हैं, उनमें से तुगलक वंश को हम कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 18 है ये मध्यकालीन भारत की सीरीज का। तो कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, सभी वीडियो देखिए। बहुत आसानी से मध्यकालीन भारत का इतिहास आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के अधीन कुल 5 वंशों को आपको पढ़ना होता है। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। उसके बाद मुग़ल वंश पढ़ेंगे। हालांकि मुग़ल वंश से पहले हम दक्षिण भारत में जाएंगे, और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को भी हमें कंप्लीट करना है। तो 1206 से 1526 कुल देखेंगे, लगभग 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत का रूल रहता है। और कुल 5 वंश आए थे। तुगलक वंश को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे लंबा टाइम पीरियड तुगलक वंश का ही है, और तुगलक वंश को आज हम समाप्त कर देंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तक पढ़ लिया है। यही 3 महत्वपूर्ण शासक हैं इस तुगलक वंश के। इनके बारे में पढ़ लिया आपने तो समझ लीजिए 99.9% आपका तुगलक वंश कंप्लीट हो गया। क्योंकि इसके बाद जितने भी शासक आए थे ना, वो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद तुगलक वंश का पतन होना शुरू हो गया था। कोई भी तुगलक वंश को संभाल नहीं पाया था। मैं आपको इनका फैमिली स्ट्रक्चर बता देता हूँ तुगलक वंश का, कि कौन किसके बाद उत्तराधिकारी बना, ताकि आपको एक कहानी के रूप में याद हो जाए। तुगलक वंश की शुरुआत कैसे होती है? गयासुद्दीन तुगलक शासक बनता है। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी, ये तब आप जानते हैं। उसके बाद सुल्तान कौन बनता है? गयासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खां के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन शासक बनता है? मलिक रजब का पुत्र, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां का चचेरा भाई, या कहा जाए गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा। तो ये फिरोज शाह तुगलक ये सुल्तान बन जाता है तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर तुगलक खां शासक बनता है, अर्थात फिरोज शाह तुगलक का पोता। चौथे नंबर पर फिरोज शाह तुगलक का पोता, अर्थात कहा जाए फिरोज शाह तुगलक का जो बेटा था फतेह खां, उसका बेटा तुगलक खां वो शासक बनता है चौथे नंबर पर। और 5वें नंबर पर अबू बकर शासन संभालता है। अबू बकर कौन था? तुगलक खां का भाई ही लगता था, वो चचेरा भाई लगता था, या कहा जाए फिरोज शाह तुगलक का पोता ये भी था अबू बकर। तो ये शासन संभालता है। 1 वर्ष 1.5 वर्ष तक संभाल पाता है ये। सबका टाइम पीरियड यहाँ पर आप लिस्ट में देख लीजिए, टाइम पीरियड सबका लिखा हुआ है, ठीक है। तो अबू बकर 1389 से 1390 तक सुल्तान रहता है दिल्ली का। अबू बकर के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? अबू बकर के बाद इसके चाचा बैठते हैं, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो कि अबू बकर के चाचा हैं, वो गद्दी पर बैठते हैं। लगभग 3.5 वर्षों तक इन्होंने रूल किया था, 1390 से 1393 ईस्वी तक। और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के बाद कुछ महीनों के मेहमान होते हैं। तो वो कौन होते हैं? अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का पुत्र अलाउद्दीन सिकंदर शाह। ये आप देख लीजिए, जो डाउन की तरफ है ये पुत्र हैं, जैसे गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र ये है। अब ये दोनों ऐसे पैरेलल में है, तो मतलब तुगलक वंश में ये दोनों भाई थे, गयासुद्दीन तुगलक और मलिक रजब भाई थे। फिरोज शाह तुगलक के ये 3 बेटे हैं, फतेह खां, जफ़र खां, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो फतेह खां के ये 2 बेटे, जफ़र खां का ये बेटा अबू बकर, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के 2 बेटे अलाउद्दीन सिकंदर शाह और महमूद शाह। तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के बाद कुछ महीनों के लिए सुल्तान बनते हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह के बाद अजीब घटना होती है। अलाउद्दीन सिकंदर शाह के बाद 1394 से 1398 ईस्वी तक दिल्ली में 2 सुल्तान माने जाते हैं। हालांकि मुख्य रूप से ये महमूद शाह ही था, महमूद शाह और नुसरत शाह। ये 8वां या 9वां नंबर, आप किसी भी तरीके से दोनों पैरेलल में थे। नुसरत शाह और महमूद शाह 1994 से लेकर 1998 तक ये साथ में रहते हैं। महमूद शाह भी 1994 से 1998 तक नुसरत शाह के साथ शासन करता है, लेकिन नुसरत शाह की मृत्यु के बाद
महमूद शाह इस शासन को लगभग 1412 या 1413 ईस्वी तक संभालता है। कई इतिहासकार बताते हैं 1412 ईस्वी तक ही ये संभाल पाया था, और 1412 से 1414 का जो इतिहास रहा है वो संघर्ष का इतिहास रहा है। इसके बाद जाकर शुरू हुआ था सैयद वंश 1414 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपको संभालना है। इन दोनों शासकों में मुख्य रूप से जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे वो मोहम्मद शाह ही था, और जो नुसरत शाह था ये फ़िरोज़ाबाद से शासन कर रहे थे, फ़िरोज़ाबाद के आसपास वाले क्षेत्र से। वो हमें नहीं पढ़ना है। मेन महमूद शाह के बारे में, नसरुद्दीन महमूद शाह के बारे में एक घटना आपको याद रखनी है जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1998 में वो घटना घटित हुई थी। आप सभी को शायद मालूम हो गया हो, 1998 में ऐसा कहा जाता है खुदा का कहर बरसा था। दिल्ली पर आक्रमण हुआ था तैमूर का। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। ये याद रखेंगे। जब भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ था तो कौन सा वंश चल रहा था? तुगलक वंश चल रहा था। कौन सी सल्तनत? दिल्ली सल्तनत। कौन सा सुल्तान? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। ये सभी चीज़ें आप याद रखिए। और यह देख पा रहे हैं ना, भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में पूरा चारों तरफ से तैमूर ने अपना शासन साम्राज्य फैला लिया था, और उसके बाद ये समरकंद से भारत पर आक्रमण करने के लिए आया। समरकंद से काबुल होते हुए, मुल्तान होते हुए दिल्ली पर ये घुसा, और लगभग कहा जाता है 2 महीने 1.5 महीने तक इसने इतना जमकर दिल्ली के आसपास क्षेत्रों को लूटा। और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक जो था ये छुप जाता है। ठीक है, ये ऐसा सुल्तान हुआ कि तैमूर ने आक्रमण किया, डर के मारे छुप गया। जब तैमूर चला गया तब जाकर ये बाहर निकला। तो तैमूर ने इतना ज़्यादा कहर बरपाया था, इतनी लोगों की लाशें दिल्ली की सड़कों पर, लाखों लाशें फैला दी थी, खेतों में इतनी लाशें फैला दी थी। सभी जो खेती बाड़ी जो किसान करते थे ना, जो फसलें उगाई थी, सब तहस नहस कर दी गई थी इनकी सेना के द्वारा। जब ये चला गया था यहाँ से, तब भी उसके बाद भी कई कई दिनों तक लोग बाहर डर के मारे नहीं निकले थे। इतना इसने कहर बरपाया था। ये कुछ तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया है इस युद्ध को। युद्ध क्या था? एक तरफा लड़ाई थी। आकर इसने खूब मतलब अपनी मर्जी से बिना किसी रोक टोक के इतना ज़्यादा लूटा कि कहने वाली बात नहीं। यहाँ से जो बढ़िया बढ़िया मज़दूर थे, जो कारीगर थे, जो अच्छे अच्छे डिज़ाइन, अच्छे अच्छे महल बनाते थे, उनको भी उठा के ले गया। धन तो ले गया, लेकिन लोगों को भी उठा कर ले गया जो टैलेंटेड लोग थे। कहाँ ले गया? समरकंद वापस ले गया। समरकंद देख लीजिए मैप में, इस रास्ते से ये गया था। ठीक है, तो ये है। तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पीरियड पर तैमूर का आक्रमण हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जब दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा, बाबर के बारे में आप पढ़ेंगे ना, तो बाबर जो था, बाबर इन्हीं के वंश का था, तैमूर के ही वंश का था। इससे पहले आपने चंगेज खां के बारे में पढ़ा था ना, तो तैमूर और चंगेज जोड़कर देखेंगे कि ये फैमिली रिलेशन में ही आते हैं। तो तैमूर जो है ना, तो चंगेज खां की ही फैमिली की शाखा का ही एक शासक है। चंगेज खां ने भी इसी प्रकार का आक्रमण कुछ किया था, लेकिन उस समय बचा लिया गया था दिल्ली के द्वारा। दिल्ली में जो इल्तुतमिश था उसने अपनी समझदारी दिखाई और चंगेज खां को बचा लिया गया था। चंगेज खां के आक्रमण को बचा लिया गया था, दिल्ली में नहीं होने दिया गया था। थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन इतना नहीं हुआ था जितना तैमूर ने कर दिया। उस समय इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश जो है दिल्ली का सुल्तान था, और इस समय तैमूर ने तो हद ही कर दी थी, इतना ख़तरनाक आक्रमण किया था। ठीक है, बाबर जो है इन्हीं का वंशज है। बाबर का जो है इन्हीं का वंशज है। चंगेज खां तैमूर से ही संबंधित है। जब बाबर के बारे में पढ़ेंगे तो और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपका तुगलक वंश था। नेक्स्ट वीडियो में हम सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। सैयद वंश छोटा सा है, लोधी वंश भी छोटा सा है। एक वीडियो इसके लिए बनेगा, एक वीडियो इसके लिए बनेगा। सैयद वंश, लोधी वंश समाप्त हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत समाप्त होते ही 1336 ईस्वी में तुगलक वंश के टाइम पीरियड पर, अर्थात
मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर जो हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी वो हम चर्चा करेंगे। विजयनगर साम्राज्य को पढ़ने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के ही टाइम पीरियड पर 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे हसन गंगू के द्वारा। तो वो पढ़ लेंगे तब जाकर हम दिल्ली सल्तनत की ओर चलेंगे। होप तुगलक वंश तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो आप दोबारा से रिपीट कीजिए। मुझे नहीं लग रहा कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो पा रहा। मैं कैसे जानूं? तो मैंने इसके लिए आपके लिए व्यवस्था की है। आप श्री एजुकेशन ऐप में जाइए, SHRIEDUCATION, ये श्री एजुकेशन ऐप है। इसमें आप जाइए और हम आपको बैच में ज्वाइन कर लेंगे। एक जो फ्री वाला जो बैच है उसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो उसमें एक टेस्ट होगा आपका। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास का समय समय पर टेस्ट लिया जाएगा और आपकी रैंक आएगी, ठीक है। तो वो आप समय समय पर टेस्ट देते रहिए। रैंकिंग जो आएगी उसमें देखिए आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी टेस्ट होगा आपको पहले से बता दिया जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो आपको 24 घंटे का समय लगभग दिया जाएगा। इस 24 घंटे के अंदर अंदर आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऐप में ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप ध्यान से नोटिफिकेशन उसके देखते रहिए। 24 घंटे के अंदर आपको वो टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पहले पढ़ लीजिए, फिर टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। 24 घंटे के बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। जितने बच्चों ने टेस्ट को दिया होगा उनकी ऑल इंडिया लेवल पर रैंक बनेगी। आप अपने आप को आजमाइए, कितना रैंक लाते हैं, क्या स्कोर लाते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है जो एकदम सटीक तरीके से किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो वो अपने आप को देखेंगे, जज करेंगे कि कितना ही इम्प्रूव उन्होंने किया हुआ है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।